हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम वोल 3D इंडिया के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 1988 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो अराउंड 35 टू 36 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी 3D से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी प्रिंटिंग सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। इसमें से अगर हम देखेंगे कौन कौन से सेक्टर्स को ये कंपनी कैटर करने का काम करती है, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन, तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अच्छे खासे 10 से 12 सेक्टर को ये कंपनी हमें कैटर करती हुई नजर आती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो हार्डवेयर में यहाँ पे जो 3D प्रिंटर, 3D स्कैनर्स जो होते हैं वो ये कंपनी में बेचती हुई नजर आती है। इसके अलावा कंज्यूमेबल्स में अगर हम बात करेंगे जो 3D के जो फिलामेंट्स और रेसिन्स होते हैं वो ये कंपनी में बेचती हुई नजर आती है। और बाकी अगर हम देखेंगे जो प्रोटोटाइपिंग से रिगार्डिंग यहाँ पे जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम देखेंगे तो करंटली हमें 4 कंपनी के खुद के ऑफिस हमें यहाँ पे नजर आते हैं, और इसके अलावा कंपनी के फ्रेंचाइजी ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो 5 करंटली हमें कंपनी के फ्रेंचाइजी ऑफिस नजर आते हैं। तो करंटली टोटल ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो करंटली कंपनी के 9 ऑफिस हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो करंटली जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो हमें भिवंडी में नजर आता है, और जिसकी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी को BIS का सर्टिफिकेशन भी मिला है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो अच्छी क्वालिटी का इंडिकेशन हमें यहाँ पे देता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है, जैसे अगर हम बात करेंगे फर्स्ट क्राई, स्नैपडील, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और जियो मार्ट हो गया, तो ऐसे ई कॉमर्स साइट पर भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट हमें बेचती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो रिटेल आउटलेट है, इसमें अगर हम देखेंगे टाटा का जो क्रोमा और क्रॉसवर्ड है, क्रॉसवर्ड किसी और का है, उसके अंदर भी हमें यहाँ पे ये कंपनी प्रोडक्ट बेचती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं किसी और कंपनी का होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन ये कंपनी की अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ डेट को रीपे करने के रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपी में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो गलत ऑब्जेक्टिव मुझे पर्टिकुलरली नजर आता है, क्योंकि अगर आप डेट को कम करोगे तो एक बार के लिए आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगा वो एक बार के लिए कम हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर उससे दिक्कत हो सकती है। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक्स्ट्रा ग्रोथ यानी कि एडिशनल रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे कहाँ से आएगा, तो उसके कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे केपेक्स से रिगार्डिंग यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव हमें कंपनी का नजर नहीं आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 16 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर हमें लगभग 20 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो लगभग 23 करोड़ के लगभग ये नंबर था, और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 40 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ के नंबर हैं अच्छे, लेकिन अगर हम देखेंगे जो मेन हमें जो ग्रोथ यहाँ पे आती हुई नजर आई है वो पिछले साल ही आती हुई नजर आई है, और ये एकदम जस्ट आईपीओ से पहले वाला ईयर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एकदम से, क्योंकि एकदम से अगर आप देखोगे पिछले साल खास करके अगर हम जितनी भी यहाँ पे जो मेनली अगर हम बात करेंगे जितने भी यहाँ पे प्रिंटिंग सॉल्यूशन से रिगार्डिंग कंपनीज है तो वहाँ पे हमें इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। तो एकदम से ऐसी कंपनी में इतना ज़्यादा ग्रोथ हमें कैसे देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये थोड़ा हमें कॉशियसनेस के हिसाब से हमें यहाँ पे इसे देखना चाहिए। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2021 में हार्डली 88 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था, और ये नंबर हमें अभी करंटली 5 करोड़ 3 लाख के लगभग का नजर आता है। और अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए 12% का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे उसको स्टेबल रखना, यानी कि ये जो कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 23 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, और 25 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 150 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 1000 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1.5 लाख रुपए यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 25 करोड़ 56 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज है, जिसमें से अगर हम बात करेंगे लगभग 21 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे। बाकी 3 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 27 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 27 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 30 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग अराउंड 96 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 19 to 20 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जिस तरीके की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है तो मार्केट को डेफिनेटली एक बार के लिए वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं लगेगा। और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 25 करोड़ के लगभग का आईपीओ है, जिसमें अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 8-8.5 करोड़ के लगभग का ही रिटेल है। तो कहने के देखा जाए तो उसकी वजह से ज़्यादा फ्री फ्लोट भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो पॉइंट से मुझे लगता है कि अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अगर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। कितने की लिस्टिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा सकती है, मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली यहाँ पे अराउंड 30 से 40% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मुझे पर्टिकुलरली इतना ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नजर नहीं आया, क्योंकि मेनली अगर हम देखेंगे तो वो 3D करके हमें यहाँ पे दिखाया गया। लेकिन उसकी अगर हम बात करेंगे तो ये इंडस्ट्री में हमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन नजर आता है। यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट जो 12% के लगभग का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी ने दिखाया है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में उसको स्टेबल रखना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं वो कहता हूँ कि वोल 3D इंडिया के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।